हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्लास है वो एनसीईआरटी का क्लास है। आप सभी के लिए बहुत स्पेशल क्लास है। एनसीईआरटी की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होता है। जैसे अगर हम खुद के बात करें तो हमारा ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है, और जो मेरा ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल पेपर है तो हमने 66 और 67 दोनों मेंस दिए हैं। तो 66 का बात करें तो हमारा इंटरव्यू कॉल तो नहीं आया था, लेकिन 67 में इंटरव्यू कॉल आया है। और इसके बाद बात करें मतलब मेरे लाइफ में या मेरे ऑप्शनल पेपर में ज्योग्राफी या एनसीईआरटी का कितना योगदान है, तो बहुत ही ज़्यादा योगदान है। क्योंकि हमारे ऑप्शनल पेपर में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही क्लियर किया है। यहाँ तक अगर हम बात करें इंटरव्यू में भी तो बहुत ज़्यादा इसका योगदान होता है। जैसे अगर आप कहीं भी जाते हैं बीपीएससी या यूपीएससी के लिए, तो आपको हर टीचर यही बोलेगा कि आप पहले सारे 6 क्लास से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ के आइए। अब जैसे हम थे कि हम एनसीईआरटी पढ़े नहीं थे और अब क्लास कर लिए, लेकिन इसके बाद भी हमको कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़े, एक बार में कुछ समझ आया, दोबारा पढ़े। और अगर मेंस पेपर में बात करें ऑप्शनल का, तो मेरा 66 में भी बहुत ही अच्छा नंबर मिला था। उस टाइम मेरा GS 1 और GS 2 थोड़ा कमज़ोर था, तो मेरा नंबर नहीं मिला, तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया। लेकिन 67 में भी बात करें तो मेरा ऑप्शनल पेपर अच्छा गया है, तो इंटरव्यू कॉल भी आया है। इसी तरह से अगर हम बात करें हर स्टूडेंट के लिए, जो पीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, तो जो लोग फाइट करते वो लोग भी और जो नहीं भी फाइट करते वो लोग भी, सभी लोग एक बार एनसीईआरटी का अध्ययन करते ही हैं। और जो फाइट करते हैं वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा अध्ययन करते हैं। इसीलिए इस तरह से अगर आप लोग भी या तो दरोगा देना चाहते होंगे या पीसीएस या यूपीएससी, जो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक बार आप लोग सभी लोग एनसीईआरटी का अध्ययन ज़रूर करिएगा। हमारे लाइफ में तो इसका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ हम ज्योग्राफी का ही नहीं बात कर रहे हैं। अगर अभी आप जैसा 69 का पीटी दिए, जो लोग भी दिए होंगे वो लोग देखे होंगे कि पेपर का मतलब किस तरह से पूछा है। तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी का, तो सारा का सारा जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ था 11th क्लास का ज्योग्राफी से था। इसी तरह से हिस्ट्री का भी देख लेंगे आप, पॉलिटी भी। और फिर साइंस का बात करें तो यहाँ तक बीपीएससी का तो पैटर्न कर ही दिया यूपीएससी की तरह, लेकिन जो यूपीएससी में पूछता है वो भी एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो हमारे संस्था के द्वारा आप सभी को एनसीईआरटी क्लास कराया जाएगा, जिसमें हम आज आपको क्लास कराने वाले हैं क्लास 6 का, और ये चैप्टर नंबर 7 है। इसी तरह से हमारे संस्था के द्वारा आपको 6 से 10+2 तक आप लोग का कराया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी। तो हम आप लोग को आज का क्लास जो करा रहे हैं ज्योग्राफी का है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी लोग एक बार पढ़िएगा ज़रूर। और आगे भी जो लोग भी पीसीएस देना चाहते हो तो उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप आज का क्लास हम देखते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर है 7, और चैप्टर का नाम क्या है? हमारा देश भारत। तो आइए हम देखते हैं आज का क्लास। तो हमारा क्लास है आज का, देखेंगे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा हमारा देश भारत। तो आपको जो आज का क्लास है उसमें आपके भारत के बारे में बताया है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है या क्या है, भारत का मतलब परिचय के बारे में। तो आप देखेंगे पहला लिखा हुआ है भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। क्या है? भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। अगर हम इसके बात करें तो एक भारतीय उपमहाद्वीप था, जिसमें आपको देशों के क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप। अगर इसमें देश की संख्या की बात करें तो इसमें आपको 5 देश थे, जो प्राचीन काल में भी आपको देखने को मिलेगा। मैप में आप देखेंगे तो कितने देश थे? 5 देश थे। अगर आप सभी लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा और एटलस बुक जो है ज्योग्राफी का अगर वो पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग का भूगोल का सिलेबस लगभग 60 से 50% कवर हो जाएगा।
तो हमारा पहला लाइन क्या था, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके बाद आपको इसमें भारत का चौहद्दी के बारे में बात करता है। फिर देखिएगा उत्तर में यह हिमालय है, उत्तर में यह हिमालय है, ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यानी आपको बता रहा है कि भारत के चौहद्दी में, तो अगर आप लोग के पास मैप होगा, एटलस होगा, देखेंगे आप कि भारत के उत्तर में जो है हिमालय है। क्या है, भारत के उत्तर में हिमालय है जो ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में आप देखेंगे तो अरब सागर है, पूरब में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर है। ये हमारे भारत का चौहद्दी है। इसके बाद आप नीचे में मैप भी में बताएंगे, एक बार और देखिएगा। इसके बाद देखिएगा आप, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग है। यानी आपको इसे ऐसे भी बोलते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। ये हमारे भारत का कुल क्षेत्रफल है। इसके बाद आपको इसका आगे देखिएगा, कहता है उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। यानी आपको इसकी लंबाई बता रहा है कि भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण में तक कितना है, तो 32 किलोमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे किलोमीटर है तथा पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। यानी आपको उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है, 3200 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक का बात करें तो 2900 किलोमीटर है। इसके बाद आप देखेंगे, बोलता है ऊंचे ऊंचे पर्वत और भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारीय सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूप की एक विभिन्नताओं को दर्शाता है। इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। इसमें कहीं पर आपको ऊंची ऊंची पर्वत देखने को मिलेगा, कहीं पठार, तो कहीं आपको यहाँ पर मैदानी क्षेत्र, तो कहीं मरुस्थल। इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद बोलता है यह जलवायु वनस्पति वन जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इसका मतलब आपको ये बता रहा है कि जैसे आपकी कहीं देखिएगा कि जैसे आप देखेंगे कि राजस्थान में मरुस्थल है, वहाँ कटीली झाड़ियाँ है। वही आप जम्मू कश्मीर में चल जाइएगा तो वहाँ आपको कोंधारी जैसे पौधे पेड़ मिलेंगे। इसी तरह से आप दक्षिण में आ जाइएगा तो उष्णकटिबंधीय पेड़ मिलेंगे। तो इस तरह से आपको बता रहा है। इसके बाद भाषाएं की विभिन्नता है, साथ में संस्कृति की विभिन्नता है। कहीं आप जैसे बिहार का कुछ अलग भाषा भी है, अलग संस्कृति, उस तरह से भारत के अन्य राज्यों में भी है। इसके बाद आगे बोलता है इस विभिन्नताओं में भी हम एकता को पाते हैं। जैसे भारत एक अखंड देश है लेकिन फिर भी एकता में बंधा हुआ है। ये बताता है कि इतने विभिन्नताओं के बाद भी हम एकता में पाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद यहाँ तक हम लोग देखे थे। इसके बाद कहता है जो हमारी परंपराओं में दिखाती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। कहता है कि हमारी परंपराएं और संस्कृति, भाषा सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं, एक राष्ट्र में बंधे हैं। फिर इसके बाद आपको कहता है वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यानी अब 2011 के जनसंख्या देखिएगा तो भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के स्थान में दूसरी स्थान है, जो कि चीन पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरी स्थान पर है। लेकिन हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक आंकड़ा आया था, रिपोर्ट, जिसमें भारत चीन को भी पछाड़ दिया है। वो अगले आपको 2021 का जो रिपोर्ट आएगा उसमें दिखा देगा। इसके बाद देखते हैं भारत की स्थिति बताता है।
जिसमें आपको अक्षांशीय और देशांतरी दिखाएगा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या बोलता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो चैप्टर आप लोग का है एक 6 क्लास में ही है। अगर हम लोग 6 क्लास से अच्छे से पढ़ाई करें तो हमें नहीं लगता है कि आगे जाके कंपटीशन टफ होगा, लेकिन बहुत कम लोगों हैं ऐसे जिन लोगों को पता होता है कि हम लोग को फिर से 6 क्लास के ही पढ़ना होगा जो हम कंपटीशन फाइट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन लोग को पता भी होता है, जिन लोग के फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, जिनके घर में कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं, तो लोग बताते हैं। जैसे हमारे साथ है कि अब हमें, जैसे हमारे भाई लोग हैं, लोग पूछता है कि क्या करें, कौन से बुक पढ़ें, तो लोग हम बोलते हैं कि 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो अच्छा होगा। तो उसी तरह से हम लोग को फिर से 6 क्लास से पढ़ना पड़ता है। अजीब बात है ना। फिर इसके आगे आप देखेंगे भारत कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसके बाद ये बोलता है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भागों से होकर गुजरती है। क्या बोलता है कि जो कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत को बराबर लगभग बराबर भागों में बांटती है। इसके बाद आपको मैप मिलेगा नीचे देखने के लिए। इसके बाद बोलता है दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत स्थित किस गोलार्ध में होगी, तो आपकी पूर्वी गोलार्ध में होगी। इसके बाद बोलता है बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित है। अगर हम बात करें देशांतरीय और अक्षांशीय अंतर की तो लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है। इसके बाद अगर आप लोग को कहीं कहीं ये जो दिया हुआ रहता है बगल में वो बहुत ही वीवीआई होता है, सब में नहीं होता, कुछ में आपको समझाने के लिए दिया होता है, कुछ में बहुत ही वीवीआई होता है। जैसे इसमें बोलता है बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत ही अधिक होता है वो पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मानक समय जो है 7 भागों में बांटा हुआ है। उसी तरह से कनाडा के बात करें तो मानक समय कितने हैं, 6 हैं। क्या आपको पता है कि रूस के कितने मानक समय हैं? आपसे पूछता है क्या आपको पता है कि रूस के कितने मानक समय हैं? तो रूस के मानक समय मुझे लगता है शायद 12, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, शायद 11 या 12 कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मानक समय की बात करें तो रूस का है, क्योंकि रूस पूरे विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, इसलिए उसका मानक समय भी अधिक है। भारत का मानक समय एक ही है अभी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही वीवीआई है, देख लीजिएगा क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मानक समय कितनी है, 7 है। कनाडा का कितना है, 6। और इसी तरह से रूस की बात करें तो रूस का 11 है। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं तो बोलता है स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह से की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो आपको अंतर बता रहा है, जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में किसको बोला जाता है सूर्योदय का राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है। और पूरब से पश्चिम का अगर समय का अंतर आप देखेंगे तो लगभग 2 घंटा होता है। 1 घंटा 56 मिनट यानी लगभग 2 घंटा बोला जाता है। ये हमारे जैसे आप देखेंगे कि अगर 6 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो वही गुजरात में आपको लगभग 8 बजे सूर्योदय दिखेगा।
तो ये देखिए आगे बोलता है लगभग 2 घंटा का होगा। जैसे कि आप पहले ही पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए, ये आप लोग का बहुत ही BBI है, कुछ पॉइंट है जिसे आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं और हमारे द्वारा आप लोग को PDF भी चैप्टर बाय चैप्टर दे दिया जाएगा टेलीग्राम में। तो आपको बोलता है 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट, यानी आप किसी भी देशांतर को 1 डिग्री पार करते हैं तो आपका 4 मिनट समय लगता है। कितना लगेगा? 4 मिनट का अंतर होता है। यानी मान लीजिए कि ये हमारे देशांतर है और ये दूसरा देशांतर है, ये हमारा 0 है, ये 1 है। अगर इसे आप पार करते हैं तो पार करने में आपको 4 मिनट समय लगेगा। कितना का? तो 4 मिनट का अंतर होता है। जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होता है। जैसे अभी आपको हम बताएं कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय लगभग 2 घंटा पहले होती है। जैसे आपको बताएं कि अगर 6 बजे अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो लगभग 8 बजे आपको गुजरात में होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बोलता है आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय को भारत का मानक समय बनाया गया है। कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये कहाँ से गुजरता है? तो भारत के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। कहाँ से? भारत के इलाहाबाद के नैनी से। स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इसे याम्यांतर को भारत का मानक समय भी कहते हैं, मानक याम्यांतर भी कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो है इसी चैप्टर का है कि भारत के पड़ोसी देश क्या है? भारत के पड़ोसी देश। तो देखते हैं 7 देशों के स्थलीय सीमा इसकी सीमाएं से जुड़ी है, जो कि 7.1 से चित्र 7.1 से इन देशों के नाम पता लगाए। ये हमारा मैप हो गया। अगर आप लोग NCERT पढ़ते हैं तो मैप का जो भी दिक्कत होता है, मैप भी आप लोग को देखने को मिलेगा और समझने की भी कोशिश करिएगा तो समझ भी लीजिएगा। तो आप सभी लोग NCERT ज़रूर पढ़िएगा। तो देखिए ये हमारा जो मैप है अभी जो आपको दिखा रहा था 7.1 चित्र, इसमें हमारे भारत के पड़ोसी देश के बारे में दिया हुआ कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है जो भारत से सीमा लगाते हैं। तो आप देखेंगे तो अगर आप उत्तर और पश्चिम में आते हैं तो आपको क्या मिलेगा? पाकिस्तान। ये हमारे भारत का पड़ोसी देश है, ये तो लगभग सबको याद होगा। इसके बाद आगे आते हैं तो ये आप देखेंगे उत्तर में तो अफ़गानिस्तान हो जाता है। अगर हम पाकिस्तान का बात करें कि भारत से इसकी कितनी लंबाई सीमा लगती है तो ये लगभग 3323 किलोमीटर है। कितना है? 3323 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के भारत से लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान से तो इसका 106 किलोमीटर सीमा लगता है। कितना लगता है? 106 किलोमीटर। इसी तरह से इसके बाद अब आप उत्तर पूर्व में आते हैं तो आपको चीन का सीमा भारत से लगेगा। क्या है? चीन का। इसका अगर हम बात करें तो इसका सीमा का लंबाई लगभग 3488 किलोमीटर है। कितना है? 3488 किलोमीटर सीमा की लंबाई जो है चीन और भारत की सीमा लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपको आ जाता है नेपाल। ये भारत के उत्तर में है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आपको हो जाएगा 1751 किलोमीटर। कितना होगा? 1751 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं तो ये भी उत्तर में ही है भारत का, भूटान है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 699 किलोमीटर। कितना होगा? 699 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। तो भूटान की सीमा भारत से लगती है, उसकी लंबाई है। इसके बाद आप आ जाते हैं पूरब में तो ये म्यांमार हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 1643 किलोमीटर है। कितना है? 1643 किलोमीटर की सीमा भारत और म्यांमार के बीच लगती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अगर बात करें तो हो जाएगा 4096.6 किलोमीटर।
ये हमारे भारत से सीमा साझा करती है। तो अब पड़ोसी देश कितने थे, तो आप देखेंगे नंबर 1 में आपका हो गया, नंबर 1 में आप देखेंगे तो पाकिस्तान हो गया, दूसरे में आप देखेंगे अफ़गानिस्तान हो गया, इसके बाद चीन हो गया 3rd नंबर, 4 पर नेपाल हो गया, 5 आपका भूटान हो गया, 6 आपका म्यांमार हो गया और 7 बांग्लादेश। यानी पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा साझा करती है कितने हैं, 7 हैं। इसके बाद अगर और पड़ोसी देश की बात करें तो स्थलीय सीमा साझा करने वाला तो एक श्रीलंका हो जाएगा। क्या है, श्रीलंका, जिससे हमारे भारत और पाकिस्तान के, भारत और श्रीलंका के बीच जो एक खाड़ी है जिसे हम पाक के खाड़ी से जानते हो, हमारे दोनों के बीच के अलग करता है। इसके बाद अगर स्थलीय सीमा के बात करें, जलीय सीमा के बात करें तो मालदीव हो जाएगा। कौन सा है, मालदीव। एक और आपका है जलीय सीमा साझा करने वाला, यहाँ पर आपको मिलेगा इंडोनेशिया। तो हमारे भारत देश से कितने पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं, तो स्थलीय से आप देखेंगे तो 7 हो जाएगा। कितना होगा, स्थलीय से आपका 7 हो जाएगा और जलीय से 3 हो जाएगा। ये हमारे पड़ोसी देश हो गए। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब हमारे भारत का एक राजनीतिक मैप भी है। तो आप राजनीतिक मैप देखेंगे तो इसमें आपको राज्यों की संख्या 28 मिल जाएगा। राजनीतिक मैप में आपको राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। और केंद्र शासित प्रदेश का कितने संख्या है, 8 है। इससे पूर्व अगर आप देखेंगे 2019 से पूर्व तो आपको लगभग 29 राज्य थे। कितने थे, 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब 2019 में 370 का अनुच्छेद हटा के जम्मू कश्मीर को भारत का अंग बनाया गया तो उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। कितने, तो 2। तो अगर इस तरह से आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश 2 हो गया, और सॉरी पहले 7 था तो 9 हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि 8 है, तो देखेंगे और यहाँ आपको 28 दिख रहा है जबकि 29 था। तो जब ये बटा तो ये 2 हो गया। और 2020 में दो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दमन दीव और नागर हवेली को मिला के 1 कर दिया गया। तो आपका केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया, 9 से 8 है। और राज्यों की संख्या जब जम्मू कश्मीर के राज्य की दर्जा हटा के केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया तो 8 हो गया, 28 हो गया। और 29वां राज्य कौन सा था, तो आपका तेलंगाना था। क्या था, तेलंगाना, जो 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग अपना राज्य बनाया था। तो इस तरह से अगर आप राज्यों की संख्या देखिएगा मैप में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो हम लोग देखे थे राजनीतिक मैप था, ये जो आपको दिख रहा है भारत का भौतिक मैप है। तो इसमें आपको देखने को मिले, बोलता है इसमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमा समुद्र से नहीं जुड़ती है, दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीपों श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। आपको मतलब ये बताना था कि स्थलीय सीमा कौन सी है जिसे हमारे जलीय सीमा से नहीं लगती है, और जलीय सीमा में कौन कौन से राज्य है। तो आपको हम एक बताए थे, एक मालदीव है और ये श्रीलंका है। मालदीव जो है लक्षद्वीप जो हमारे द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है उससे अलग होती है। वही जो आपको श्रीलंका है वो हमारे भारत के मुख्य भूमि कन्याकुमारी से अलग होती है। लगभग कन्याकुमारी से 32 किलोमीटर दूरी पर है।
और आप ये देख रहे हैं भौतिक मैप, आपको भौतिक मैप में हिमालय, पर्वत, मैदान, पठार और नदी, ये सब के चित्र देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा भौतिक मैप में? तो आपको जैसे आप जो इस तरह की जो रेखा देख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है, ये हमारे पर्वत का चिन्ह है। किसका है? पर्वत का चिन्ह है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको जो दिख रहा है नदी का है। नदी का चित्र जो है चित्र बनाया हुआ है इस टाइप के जो आप देख रहे हैं। जैसे आप ये सबसे उत्तर में आप देखिएगा, ये जो है सिंधु नदी है। और ये आपको जो दिख रहा है, यहाँ से आपको ये जो दिख रहा है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो ये गंगा नदी है। ये हमारे गंगा नदी है। और इसी तरह से ये सारे आपको जो दिख रहा है, ये सारे के सारे पर्वत का चिन्ह है। बीच में ये सब आप जो ये देख रहे हैं, ये सब आपको जलोढ़ मैदान मिल रहा है। और इस वाले भाग को देखेंगे तो भारतीय लिखा हुआ है भारतीय मरुस्थल। और ये जो आप जो देख रहे हैं, ये हमारे अरावली पर्वत है। तो इस तरह से आप इस तरह के जहाँ भी आपको चिन्ह देखने को मिलेगा, ये हिमालय का चिन्ह हो जाएगा। इसी तरह से अगर नीला देखने को मिलेगा, तो जैसे अगर पतली लाइन की तरह इस टाइप होगा तो नीला नदी का होगा। इसी तरह से अगर आपको इस टाइप से ऐसे ऐसे दिख जाए नीला कलर के, तो आपको झील होगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए आपको ये चिन्ह दिखाया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, आपका हो गया पर्वत पहाड़ी श्रेणी का। इस टाइप के जो कलर था दिख रहा है, वो आपको पर्वतीय प्रदेश हो जाएगा। और ये जो आपको कलर इस टाइप से जो दिख रहा है, ये पठारी प्रदेश है। क्या है? ये बीच में जो आपको दिख रहा है, जैसे दक्षिण भारत में आपको पठारी क्षेत्र सबसे अधिक देखने को मिलेगा। किसमें? दक्षिण भारत में और मध्य भारत में। इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं इस कलर का जो है, ये मैदानी भाग में चिन्हित किया हुआ है। इसके बाद आप ये देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। इस तरह से ये अरब सागर यहाँ पर होगा, यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। और आगे देखते हैं अब। तो ये सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई होगा, एक बार ज़रूर पढ़िएगा। देखिए आगे लिखता है, में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों के निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि जब 1956 में एक आयोग गठित हुआ था, 1953 में एक आयोग गठित हुआ था। और इसी के आधार पर 1956 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया गया था। कब? 1956 में सबसे पहले कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर एक राज्य बना था। उसी तरह से अगर आप कहीं पढ़े होंगे न्यूज़ में, जैसे मिथिला हमारे बिहार में है, वो एक अलग राज्य का मांग करता है। इसी तरह से बहुत ही भारत में बहुत जगह ऐसे राज्यों की मांग किए जा रहे हैं भाषा के आधार पर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ क्या बोलता है, भारत भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? राजस्थान। इसके बाद आप देखेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। इसके बाद देखता है राज्यों में जिलों में बांटा गया है। यानी जो राज्य होता है, राज्यों को जिला में बांटा जाता है, फिर जिला को बहुत सारे नगर पालिका, फिर गांव पंचायत, इस टाइप से बांटा गया है। इसके बाद बोलता है भौतिक विभाजन। ये आपका भौतिक विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ जो बगल में दिया हुआ रहता है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। देखिए इसमें बोलता है जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। जलोढ़ निक्षेप का जो मैदान क्षेत्र बनता है, वो नदियों के द्वारा लाए, इतना कीड़ा,
नदियों में बेसिन के निक्षेपित कर दी जाती है, जिससे हमारे मैदान का निर्माण होता है। इसके बाद आगे देता है सहायक नदी। एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है तो अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। मतलब इसका ये कह रहा है कि जब छोटी छोटी सरिताएं एक जगह आके मिलती है तो वो बहुत बड़ी नदी में के रूप में बदल जाती है। जैसे आप देखेंगे कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे या पठारी क्षेत्र में तो बहुत सारे ऐसे ऐसे धाराएं निकली हुई है, बहुत सारे पतली पतली, ये आकर एक ही जगह मिलती है तब बहुत बड़ी नदी का निर्माण करती है। किसका? नदी का निर्माण करती है। इसके बाद आप ये देखेंगे नीचे बोलता है, क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है। क्या है ये? कहता है नीचे, क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन का डेल्टा जो है पूरे विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है। क्या है? पूरे विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है। इसका किसके द्वारा निर्माण होती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा कहा जाता है। इस डेल्टा का आकृति त्रिभुजाकार है। ये सब आप लोग के बहुत VVI है, हो सकता है कभी पूछ दे कि सुंदरवन डेल्टा का आकार कैसा है, तो आप लोग पढ़े हुए होंगे तो बता सकते हैं कि त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो नदी के मुहाना पर होता है। ये आप देख रहे होंगे। आप लोग एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद बोलता है जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। नदी का मुहाना कहाँ कहा जाता है? जैसे आप देखेंगे कि नदी अगर जैसे छोटी नदी आप देखेंगे, जैसे गंगा नदी है जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है इसका मुहाना हो गया। और इसका उद्गम की बात करें तो इसका जैसे हो जाता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलती है, तो उद्गम हो जाता है जहाँ से निकलती है उसको बोलते हैं, और मुहाना जहाँ गिरता है नदी लास्ट होता है वहाँ उसको बोलते हैं। यहाँ आप भौतिक विभाजन देखेंगे। भारत में पाए जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है। आपको ये बताता है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार के हैं। जैसे आप देखेंगे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। भारत को भौतिक विभाजन में 5 भाग में बांटा गया है। जैसे आप पर्वत देख लेंगे, पठार, मैदान, तट, द्वीप। कहीं कहीं आपको तट और द्वीप एक ही जगह मिलेगा, ऐसे 4 भाग बोलते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, बोलता है उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय छतरी का कार्य करता है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय छतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम प्लस आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। हिमालय को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो मुख्यतः 3 श्रेणी में बांटा जाता है। उससे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय बोलते हैं। जैसे भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय है जिसे हम क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री बोलते हैं। ये सब पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही VVI होता है। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंची शिखर स्थित है। किस श्रृंखला में? आप लोग से प्रश्न पूछ सकता है कि हिमालय के किस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। आपको हिमालय की 3 श्रेणी दे देगा, इसमें से कोई नहीं, तो आप लोग कौन सा आंसर लगाएंगे? बृहद हिमालय या हिमाद्री हो सकता है या महान हिमालय हो सकता है। इसके इतने नाम से जानते हैं। इसके बाद आप देखेंगे क्या है? मध्य हिमालय दूसरा जो आपका है। पहला आपका हिमालय का श्रेणी ये हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय या फिर हिमाचल। इसको मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यानी महान हिमालय के दक्षिण में जो हिमालय स्थित है उसे क्या बोलते हैं? लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय या फिर हिमाचल बोल सकते हैं। स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ ही स्थित है।
जैसे आप घूमने जाते हैं नैनीताल, दार्जिलिंग या फिर देहरादून, मसूरी, ये सब जो भी हिमालय स्थित है जो है ये कहाँ है? मध्य हिमालय में है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का भी पता लगाए हैं। इसे 5 पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके आगे बोलता है शिवालिक सबसे दक्षिणी हिमालय है। हिमालय के कितने श्रेणी थे? आप देखेंगे हिमालय के 3 श्रेणी थे। हिमालय 3 श्रेणी में बांटा हुआ था। पहला आप देखेंगे तो क्या था? महान हिमालय, दूसरा के बात करें तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और अब तीसरा देखेंगे जो सबसे दक्षिण में, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तीसरा हिमालय जो सबसे दक्षिण में, इसको क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। हिमालय कितने श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में। सबसे उत्तर में हिमालय का जो श्रेणी उसको क्या बोलते हैं? महान हिमालय, या फिर आपको उसे हिमाद्री भी बोल सकते हैं या बृहद हिमालय भी। और सबसे विश्व के सारी सबसे ऊंची चोटियाँ जो है महान हिमालय में स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे महान हिमालय के दक्षिण में जो है लघु हिमालय है, और लघु हिमालय में ही प्रिय जो पर्यटक स्थल लोकप्रिय है वो सब इसी में स्थित है। और सबसे दक्षिण में आप देखेंगे तो क्या है? शिवालिक है, और ये जो सबसे नवीनतम में श्रेणी में आता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है। इसके आगे आप देखेंगे, इसके आगे बोलता है हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। भारत के दक्षिण में हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। यहाँ पर हिमालय के उत्तर जैसे शिवालिक के दक्षिण में आप आइएगा तो गंगा का जलोढ़ मैदान जो विशाल मैदान है वो देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद बोलता है यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान किस प्रकार का है? समतल तथा सपाट है, आपको पूछ सकता है। इसके बाद आप देखेंगे बोलता है ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। मैदान का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से। इसके आगे बोलता है नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। अगर हम बात करें गंगा के जलोढ़ मैदान के तो ये पूरे विश्व में सबसे उपजाऊ भूमि में आता है। इसके बाद आप देखेंगे यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या सबसे अधिक है। जिस क्षेत्र में कृषि का उपज ज़्यादा होता है उसी क्षेत्र में आपको जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यूपी, बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आपको बोलता है उत्तर मैदान के दक्षिण में भारतीय मरुस्थल स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क और गर्म रेतीली स्थल है। क्या है? यह एक प्रकार के शुष्क और गर्म रेतीली स्थल है। जैसे आप देखेंगे कि मरुस्थल में आपको बालू के टीले बहुत सारे होंगे। यहाँ के अगर तापमान की बात करें तो +50 डिग्री भी जाता है और रात में माइनस में भी चला जाता है। यहाँ दिन में गर्मी तो बहुत अधिक होता है लेकिन रात में यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। इसकी खासियत यह है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे रेतीली मरुस्थल में आप देखें कटीली झाड़ियाँ होती है, जैसे बबूल, खजूर, ये सब होती है। यहाँ वनस्पति की संख्या बहुत कम होती है। उत्तर मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। क्या बोलता है? उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ये मैदान के अगर आप दक्षिण में आते हैं जैसे तो आप देखेंगे कि अगर मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर आप आएंगे तो आपको पठारी क्षेत्र बहुत अधिक देखने को मिलेगा। छोटे छोटे पठारी जैसे कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, ये सब बहुत सारा देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे
इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुजाकार है। और प्रायद्वीप मतलब होता है कि आपको तीन तरफ से जल से घिरा हुआ एक तरफ से स्थल का सीमा लगता है, उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। और जैसे भारत का अगर आप दक्षिणी भाग देखेंगे तो इस टाइप से है, जबकि पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में आपका बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में आप देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से मैदान स्थलीय सीमा से लगता है। इसके बाद आप देखेंगे इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। जो पठारीय प्रदेश हमारे भारत का है उसका धरातल जो है काफ़ी ऊंचा नीचा है। इसके लिए यहाँ पर जल की समस्या भी बना हुआ था। यहाँ पर आपको जैसे नलकूप ये सब की व्यवस्था नहीं हो सकता, ना नहर की भी हो सकता है। यहाँ पर जो कृषि खेती किया जाता है वो मानसून पर ही निर्भर होते हैं या फिर तालाब ऐसे पोखर ये सब बना के। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद बोलता है इस क्षेत्र में अरावली श्रृंखला भी स्थित है। अगर आप भारत के प्रायद्वीपीय भारत देखेंगे तो मरुस्थल के जो इस भाग है इस तरह से, ये हमारा हो जाता है अरावली। ये जो पर्वत हमारा है अरावली हो जाता है। और ये अरावली से जैसे बंगाल की खाड़ी का मानसून जैसे आता है तो इस टाइप से आके इधर ही टकरा के इस टाइम में बारिश करता है। और इस टाइप जो अरावली का पश्चिम भाग में बारिश नहीं होता है, क्योंकि ये पर्वत से टकराता है और टकरा के पूर्वी भाग में ही बारिश करता है, जिसकी वजह से इस भाग में पश्चिमी भाग में मरुस्थल है अरावली की। इसके बाद आप देखेंगे जो विश्व के सबसे पुरानी श्रृंखला है, जो अरावली पर्वत हमारे भारत में है वो विश्व के सबसे पुराने श्रृंखला है। और इसके विस्तार की बात करें अरावली के तो इसका विस्तार हो जाएगा आपका गुजरात से दिल्ली तक। अरावली का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात से दिल्ली तक। इसकी लगभग लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर लंबाई में है और सबसे पुरानी श्रृंखला है। ये विंध्यन और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगर बात करें अरावली के बाद सबसे पुरानी श्रृंखला की तो आपका हो जाएगा विंध्यन और सतपुड़ा। और सबसे नवीनतम की कौन सी है? तो सबसे नवीनतम आपका शिवालिक है। सबसे न्यूनतम आपका शिवालिक है। सतपुड़ा और विंध्यन और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती बहती है। अगर बात करें सतपुड़ा और विंध्यन की कौन सी नदी अलग करती है तो ये अलग करने वाली नदी नर्मदा होती है। अगर ताप्ती का बात करें तो ताप्ती आपको सतपुड़ा और अजंता को अलग करती है। किसको? सतपुड़ा और अजंता को। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। भारत में जो नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये पूरब की ओर प्रवाहित ना होकर किधर होती है? पश्चिम की ओर, ये अरब सागर में गिरती है। इसके बाद आगे आते हैं, देखिए ये जो बोलता है अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित है। जैसे आप ये देख रहे हैं हमारे भारत का हो गया, दक्षिणी भारत हो गया। इस भाग में आप देखेंगे अरब सागर और भारत के मुख्य भूमि के बीच देखेंगे आपका, तो ये हमारा पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। इसके बाद बोलता है पश्चिमी घाट या इसे सह्याद्री भी बोलते हैं। इसको कर्नाटक और महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। इस वाले भाग में आप देखेंगे तो पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। कहता है कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। पूर्वी घाट को जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी जो है इसे तोड़ती हुई जाती है, लेकिन वही पश्चिमी घाट जो है ये एक समांतर की तरह है, टूटा फूटा नहीं है और असमान है। टूटा फूटा और असमान है। चित्र 7.3 में इन पठारों और खनिजों जैसे कोयला, लोहा, अयस्क आदि की प्रचुरता है। आपको जो मैप जो देखने को मिलेगा उसमें इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
आगे क्या बोलता है, पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। यानी ये हमारे अरब सागर हो गया और ये पश्चिमी घाट, ये जो हमारा भाग है, हमारे ये जो भाग है ये हमारा तटीय मैदान है। क्या है, तटीय मैदान है। और इसी तरह से यहाँ इस वाले भाग को आप देखेंगे तो ये भी हमारे तटीय मैदान है। तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सक्रिय हैं। ये जो मैदान हमारे हैं ये काफ़ी सक्रिय हैं। पूर्वी तटीय मैदान, आगे देखते हैं क्या अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यानी पश्चिमी घाट जो है एक सकरा पाट की तरह है और पूर्वी घाट जो है काफ़ी चौड़ा है। क्या है, काफ़ी चौड़ा है। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, जैसे आप महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ये जो नदियाँ है उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। जो बंगाली खाड़ी में जितनी भी नदियाँ प्रवाहित होती है, अपना जाके मुहाना बनाती है, वो सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है जो कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का मुहाना पर ही सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। क्या बोलता है कि अब जैसे बंगाली खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी सारी तो गिरते ही हैं, लेकिन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। ये और विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा है। इसके बाद आगे आप ये देख रहे हैं, कहता कि आप जानते हैं, इसमें है परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है। इसमें आपको परवाल के परिभाषा दिया हुआ है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, जिससे आपको अगर परवाल से कहीं पूछता है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जिसे पॉलिस कहा जाता है। एक परवाल जो होता है एक कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है। किसका होता है, इसका सूत्र होता है CO3, इसका ही बना हुआ होता है। और ये जब ये जीवित होते हैं तो एक पॉलिश की तरह होते हैं, और ये जब ये मर जाते हैं तो इसके ऊपर दूसरा परवाल भित्ति आता है। इस तरह से एक बड़ा सा परवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो क्या बोलता है, परवाल छोटे समुद्री जीव का कंकाल होता है जिसे पॉलिस कहा जाता है। जब ये जीवित पॉलिस मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, और अन्य पॉलिस की वृद्धि इन्हें ठोस कंकाल के ऊपर होती है। जैसे हम अभी आपको बताएं कि जब एक परवाल भित्ति अगर वो मर जाता है, उसके ऊपर अन्य और परवाल भित्ति आती है जिससे परवाल पॉलिस का निर्माण होता है, और ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार के परवाल द्वीप का निर्माण होता है। जैसे हमारे परवाल द्वीप का ही भाग है, जो परवाल का ही भाग है जो हमारे लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक सौर्य पहाड़ी पड़े मनुष्य पर जल जाने की काली छाया, सुनामी दानों की, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक सुनामी के बारे में बता रहा है। जैसे आपको देखेंगे कि 2004 में जैसे बंगाली खाड़ी में सुनामी आया था, तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो पोर्ट ब्लेयर है बहुत सारा डूब गया है। ये हमारे परवाल की चित्र है, आप देख सकते हैं। नहीं सॉरी, ये सुनामी जो आया था उसका चित्र है। ये हमारे लास्ट है इस चैप्टर का। जैसे बोलता है भारत में दो द्वीप समूह भी है। भारत में 2 द्वीप समूह भी है। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट के से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है, जो एक परवाल द्वीप पर स्थित है। एक अंडमान
एवं निकोबार द्वीप समूह है जो भारत के दक्षिण पूर्व में दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व दिशा में। पॉइंट आप देखिएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 के सुनामी में प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों के बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। और जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों के अलग अलग तरीके से इसे चुनौती का सामना किया था? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? ये एक विशाल तरंगे है, समुद्री तरंग है। जब समुद्र में एक हलचल आती है, जैसे अगर देखेंगे कि समुद्र के बीच में जब भूकंप आता है तो सुनामी का निर्माण होता है। और ये सुनामी शब्द किस देश के द्वारा दिया गया है? तो जापान के द्वारा दिया गया है और इसे ही सुनामी बोलते हैं। जो भूकंप समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हमारा आज की क्लास था 7 NCERT क्लास 6 का 7 चैप्टर था जो हमारे भारत देश था। तो इसमें कुछ आपको प्रश्न होगा, जैसे हम देखते हैं। आपको बोलता है भारत को कितने भौतिक भाग में विभाजित किया जा सकता है, उसके नाम बताएं। तो आपको भौतिक विभाजन था जो भारत का, उसमें इसके नाम लिख देना है, बस हो गया। इसके बाद आपको बोलता है भारत के स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है, उनका नाम बताना है। आपको जो पड़ोसी देश जो थे स्थलीय सीमा साझा करने वाला, उसका नाम बताना है। इसके बाद बोलता है कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती है। जैसे अरब और ताप्ती नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इसके बाद आपको अगला 4था नंबर का प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताएं। जिसका जो आंसर होगा सुंदरवन का डेल्टा होगा। इसके बाद बोलता है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या बताना है। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी 2 राज्यों की राजधानी एक जगह है, ये बताना है। अगला 6ठा नंबर का प्रश्न देखेंगे। इसमें है उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? आपको बताना है कि उत्तरी मैदान में जो जनसंख्या है सबसे अधिक निवास करती है, क्यों करती है। इसके बाद आपको बताना है लक्षद्वीप को परवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? इसके बाद आप आगे आएंगे तो ऑब्जेक्टिव होगा हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। इसका आंसर आपका क हो जाएगा, शिवालिक। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। पाक जल संधि किन देशों को बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। तो ये हमारा आज का जो था। इस तरह से और भी प्रश्न है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप कौन सी है? फिर भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ऐसे आपको बताना, फिर भर देना है। तो हमारे आज का क्लास जो था समाप्त हुआ। और आप लोग को अगर अच्छा लगता है हमारा क्लास तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।